कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं यम का ठगी। तो कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां गांव के मंदिर में काफी सारे लोग जमा होते हैं, क्योंकि मंदिर के ट्रस्ट में एक नया मेंबर शामिल होता है, जिसे बधाई देने के लिए मंदिर के बाहर इतने लोग जमा हुए हैं। उन्हीं लोगों में गांव का चीफ हरीश भी शामिल होता है, जो उस आदमी को बधाई देते हुए कहता है कि क्यों ना हम इस खुशी के मौके पर मंदिर में एक बड़ी पूजा रखवाएं, सारे गांव वाले खुश हो जाएंगे। हरीश किस बात से सहमत होकर बाकी के ट्रस्ट मेंबर पूजा के लिए हामी भर देते हैं। और आज से ठीक 3 दिन के बाद मंदिर में बड़ी पूजा की घोषणा हो जाती है। इन 3 दिनों के लिए मंदिर बंद रहेगा, सिर्फ जो लोग तैयारियां करेंगे पूजा की वही अंदर काम करेंगे। इसीलिए सारे लोग काम पर आज से ही लग जाते हैं। अब हरीश वहाँ से अपने घर आ जाता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी, उसकी माँ, बेटी लीला, बेटा अर्जुन और उसकी पत्नी शामिल है। लीला को बचपन से अस्थमा की प्रॉब्लम है, कभी भी उसको अटैक आ जाता है अस्थमा का, इसलिए वो हमेशा अपने साथ इनहेलर को लेकर चलती है। क्या पता कब इसकी जरूरत पड़ जाए। सब तो घर में ठीक है, लेकिन घर का एक ऐसा कमरा है जो हमेशा बंद रहता है, और हरीश की माँ सारा का सारा दिन उसी कमरे की ओर देखती रहती है, मानो कि कुछ तो ऐसा है उस कमरे में जो हरीश की माँ से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो क्या है पता नहीं। दूसरी तरफ अर्जुन अपने 3 और दोस्तों से मिलने, हमें ये पता चल जाता है कि असल में ये चारों ने मिलकर मंदिर के अंदर जो देवी की मूर्ति रखी है ना, उसके सर पर लगा हुआ सोने का ताज चुरा लिया है। 3 दिन मंदिर बंद रहेगा, तो इनका प्लान है कि वो 3 दिन के अंदर वैसे ही दिखने वाला एक नकली ताज बनाकर उसे देवी के सर पर रख देंगे। ये बात सिर्फ इन चारों तक ही सीमित होती है, और चोरी में भी इन चारों के अलावा किसी का हाथ नहीं होता। अर्जुन के बाकी दोस्त उससे कहते हैं कि देख भाई, जो भी करना है हमें जल्दी करना होगा, वरना अगर हम नकली ताज नहीं बना पाए तो असली ताज जो भी तेरे पास है ना, उसे ही मंदिर में चालू होने से पहले रखना होगा, नहीं तो बुरे फंस जाएंगे। अर्जुन भी कहते हैं कि टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। इधर घर पर लीला अपने दोस्त के साथ होती है, लेकिन तभी वो कमरा जो हमेशा बंद रहता है उसके अंदर से कुछ अजीब सी स्मेल आती है। तो लीला कहती है कि हमें दरवाजा खोलकर देखना होगा, क्या पता चूहा या बिल्ली मर गया होगा अंदर। ये सुनकर हरीश दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, और उसकी माँ कहती है रुको, ऐसा भूल कर भी मत करना, वरना अनर्थ हो जाएगा, मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा इस घर पर। हरीश कहता है कि अरे अम्मा पागल हो गई होगी बुढ़ापे में, कुछ भी नहीं होगा, चिंता मत करो, कहकर वो जबरदस्ती दरवाजा खोल देता है, जहाँ सच में अंदर एक चूहा मरा होता है, और वहीं से स्मेल आ रही थी। लेकिन हरीश की माँ तो सदमे में चली जाती है कि अब कोई बहुत बड़ी अनहोनी होगी, भगवान मेरे घर की रक्षा करना। अब रात को हरीश बड़े गुस्से में घर आता है। उसकी पत्नी जब उसे खाना देती है तो गुस्से में वो खाना फेंक देता है कि मुझे नहीं चाहिए। उसकी पत्नी कहती है ना जाने कौन सा गुस्सा घर पर आकर उतार रहे हो, क्यों गुस्सा उतारना तो ठीक है, लेकिन खाना फेंकने की जरूरत क्या है। ये सुनकर हरीश को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि तू मुझे सिखाएगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वो गुस्से में अपनी पत्नी को घसीटकर थप्पड़ मार देता है। ये देखकर लीला हरीश से कहती है कि पापा आप माँ को क्यों मार रहे हो, अपनी ताकत आप सिर्फ घर में दिखा सकते हो क्या। हरीश कहता है चुपचाप अपने कमरे में चले जा, मैं बहुत गुस्से में हूँ अभी, तो अस्थमा की मरीज है ना, वरना 2 थप्पड़ तुझे भी लगा देता। लीला को भी गुस्सा आ जाता है कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं अपनी फैमिली वालों से। तो अपने पिता पर चिल्लाने लगती है कि मारिए ना, औरतों को कठपुतली समझ के रखा हुआ आपने, जो आपके कहने के हिसाब से काम करेंगी ना। हरीश का गुस्सा तो अब हद पार कर जाता है, इसीलिए वो लीला को भी थप्पड़ मार देता है। और ये देखकर बेचारी वो रोते रोते अपने कमरे की ओर चली आती है। यहाँ से कुछ घंटे गुजर जाते हैं, लेकिन लीला कमरे से बाहर नहीं आती। तो लीला की माँ को लगता है कि शायद वो सो गई होगी, इसीलिए वो उसके कमरे की लाइट्स बंद करने चली जाती है। लेकिन तब जो अपनी आंखों से सामने देखती है ना, ये नजारा कोई भी माँ कभी जिंदगी में नहीं देखना चाहेगी। उसे अपनी आंखों के सामने लीला पंखे से लटकी हुई दिखाई देती है, जिसने आत्महत्या कर ली थी। पूरे घर में उदासी छा जाती है। तभी अर्जुन के वो चोर दोस्त भी घर में आ जाते हैं। वो सभी कहते हैं कि देखो पुलिस को इसके बारे में ना ही बताया जाए तो बेहतर होगा, वरना वो सब पोस्टमार्टम करके शरीर के अंग को बाहर निकालेंगे, जो कि हमारे इस गांव की परंपरा नहीं है। इसीलिए अर्जुन अपने पिता से कहता है कि पापा आपका क्या कहना है, हमें पुलिस को इसके बारे में बताना चाहिए या फिर नहीं। हरीश कहता है तुझे जो सही लगता है वो कर, मेरी तो दुनिया उजड़ गई, मेरी बच्ची मुझसे हमेशा हमेशा के लिए चली गई। बचपन से अस्थमा जैसी बीमारी को बर्दाश्त कर रही थी बेचारी, लेकिन पिता की इतनी सी डांट बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैं जिम्मेदार हूं अपनी बेटी की मौत का, मैंने ही अपनी बेटी को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। तो अब अर्जुन और बाकी लोग मिलकर अपने परिवार की इज्जत बचाने का नया तरीका निकालते हैं कि देखो हम सबको यही बताएंगे, ये पता चला कि चीफ की बेटी ने आत्महत्या कर ली तो पूरे गांव में की अस्थमा की वजह से लीला की जान गई, वरना अगर सभी को ये पता चला कि चीफ की बेटी ने आत्महत्या कर ली तो पूरे गांव में बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए एक एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाया जाता है, ताकि सभी को ऐसा लगे कि हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश तो की गई, लेकिन जाने से पहले लीला की जान चली गई। ये खबर आसपास के लोगों में चली जाती है। सभी हरीश और उसके परिवार को ऐसे दुख के मौके पर सहारा देने के लिए आ जाते हैं, और फिर अंतिम संस्कार की भी तैयारियां शुरू कर दी जाती है। सभी रस्मों के साथ अंतिम संस्कार के लिए लीला को तैयार किया जाता है, बिल्कुल दुल्हन बनाया जाता है उसे। अर्जुन सारे रिश्तेदारों को तो नहीं, लेकिन नजदीकी रिश्तेदारों को बुला लेता है, ताकि वो भी अंतिम संस्कार में शामिल हो सके। जिसके बाद बारी थी लीला को 4 कंधा देकर शमशान घाट में जाने की। बेचारी लीला की माँ तो सदमे में होती है। वो कह जाती है कि मैं लीला को कभी माफ नहीं करूंगी, मुझे बेसहारा छोड़कर मुझे छोड़कर कैसे चले गई। पर बाकी सब फिर उनको संभालते हैं। जिसके बाद जब लीला को उठाया जाता है तो अनजान कारणों से वो उठ ही नहीं पाती। 4 से 8 लोग कंधा देने आ जाते हैं, लेकिन लीला तो हिलने का नाम नहीं लेती। किसी को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। तभी अचानक से लीला का शरीर एक झटका खाता है, कुछ सेकंड्स के लिए सही, लेकिन उसका शरीर हिला जरूर था। और ये देखकर जितने भी लोग वहाँ कंधा देने के लिए आए होते हैं, सभी डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। बाहर खड़े लोग हैरान कि इन्होंने क्या अंदर भूत देख लिया है क्या, जो ऐसे भागते हुए बाहर आ रहे हैं। तो अंदर से आए लोग कहते हैं कि लाश हिल रही है, शायद वो जिंदा है, या मरने के बाद भी उसकी आत्मा अंदर मौजूद है। लेकिन दोस्तों जाहिर सी बात थी कि किसी को इस बात पर भरोसा नहीं होगा, तो कुछ और लोग अंदर जाने का फैसला करते हैं। लेकिन वो लोग अंदर गए थे कि अचानक से लीला का मृत शरीर उठकर बैठ जाता है। ये देखने के बाद तो जो सभी की हालत खराब होती है ना, इसका तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। अब बाहर जो लोग थे उन्होंने तो अंदर जाने से बिल्कुल मना कर दिया था कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। सारे गांव वाले आकर जमा हो जाते हैं कि लाश उठकर बैठ कैसे सकती है। सभी को लीला की बड़ी टेंशन होती है, लेकिन अर्जुन और उसके दोस्त तो अभी भी उस ताज की टेंशन में होते हैं। अर्जुन कहता है कि चिंता मत करो, मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है, और असली वाला ताज मैंने अपने घर में ही छुपा दिया है, बाद में उसे बेचकर अच्छे पैसे छाप लेंगे। तो दोस्तों असल में जब हरीश ने लीला को थप्पड़ मारा था, उसके बाद ही अर्जुन घर पर आया था, ताकि ताज को तब तक घर में छुपा दे। घर में उसको कोई जगह नहीं दिखाई दे रही थी, तो उसने वो ताज सीधे उसे कमरे में छुपा दिया, जो कमरा हमेशा बंद रहता था। जिसके बाद लीला ने अपनी जान ले ली। लेकिन असल में क्या वजह हो सकती है लीला की जान जाने की, आगे पता चलेगा वो तो। अब गांव
बाकी सारी महिला आपस में बातें करते हुए उपाय निकालने की कोशिश करती है कि आखिर लीला की लाश के साथ हुआ क्या है। कुछ महिला कहती है कि ऐसा सेम केस हमने पहले भी देखा है। मेरे गांव में एक बार एक महिला हुआ करती थी, इसके अचानक से मौत हो गई। सभी ने उसका अंतिम संस्कार करने की कोशिश की, लेकिन कोई उसको उठा नहीं पाया। और फिर एक पंडित जी को बुलाया गया, तो उन्होंने जब चेक किया तो पता चला कि उस महिला के अंदर किसी बुरी शक्ति का साया है। वो शक्ति महिला का अंतिम संस्कार होने से रोक रही थी। ऐसा ही कुछ लीला के साथ भी हो सकता है। हमें काम करना चाहिए, पंडित जी को बुलाना चाहिए। और दोस्तों, कुछ महिलाओं का ये भी कहना होता है कि जब कोई अचानक किसी इच्छा को लिए मर जाता है, तो जब तक उसकी वो इच्छा पूरी नहीं की जाती, तब तक उसका अंतिम संस्कार करने में परेशानी होती है। या फिर ये भी हो सकता है कि लीला हमें कुछ बताना चाह रही हो। जब तक हम वो नहीं जान लेते, तब तक शायद उसका अंतिम संस्कार नहीं हो पाएगा। अब सबसे पहले दोस्तों पंडित जी को बुलाया जाता है, जो घर के अंदर आकर पवित्र पानी छिड़कने लगते हैं, ताकि अगर बुरी शक्तियों का वास हो तो वो भाग जाए। लेकिन अचानक ही कोई अदृश्य शक्ति हमला कर देती है, जिस वजह से पंडित जी डर के मारे तुरंत घर से भाग जाता है। कहता है कोई मामूली आत्मा नहीं है ये, वो बहुत ही ताकतवर है, कोई नहीं बचेगा उससे। अब ये चीज भी विफल होता देखकर अर्जुन की पत्नी उससे कहती है, मेरे ख्याल से हमें सभी को बता देना चाहिए कि लीला ने आत्महत्या की है, न कि अस्थमा की वजह से उसकी जान गई। हो सकता है कि इसी वजह से उसके अंतिम संस्कार में परेशानी हो रही हो। अर्जुन तो इसके लिए साफ मना कर देता है, लेकिन दूसरा एक रिश्तेदार सभी गांव वालों के सामने बता देता है कि लीला ने आत्महत्या की है। और इज्जत बचाने के लिए हरीश ने आप सभी से झूठ कहा कि अस्थमा की वजह से उसकी जान गई, माफ कर देना हमें। ये सुनकर सारे गांव वाले गुस्सा हो जाते हैं कि ऐसा झूठ हरीश ने कैसे बोल दिया, वो भी चीफ होने के बावजूद। तो हरीश सभी से माफी मांगते हुए कहता है कि देखो, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मैंने खुद की और अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए ऐसा किया। उसके मरने के बाद भी लोग उस पर सवाल उठाते कि न जाने कौन से कारणों की वजह से उसने आत्महत्या की। लोग तो अलग अलग बातें सोचने लगते, इसलिए मुझे आप सभी से बात छुपानी पड़ी। ये सुनकर सारे गांव वाले हरीश से कहते हैं कि जो भी आपने किया वो सही था, अगर आपकी जगह हम होते तो हम भी यही करते। तब वहाँ पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं, जिन्हें खबर मिल चुकी थी कि किसी ने आत्महत्या की है। अब पुलिस वाले सभी गांव वालों पर चिल्लाते हैं कि कानून को अपने हाथ में लेना सही नहीं है। जो हमें आंखों से नजर आता है वो सच नहीं होता। देखने में तो नजर आ रहा है कि आत्महत्या है, लेकिन बात कुछ और भी हो सकती है। इसलिए आपसे हम यहाँ जांच करेंगे और जांच के बाद ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। पुलिस वाले पहले घर की अच्छे से तलाशी लेते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनके साथ कुछ अजीब नहीं होता, न ही कोई बुरी शक्ति उन पर हमला करती है, न ही कुछ। अब तलाशी लेने के बाद पुलिस वाले गांव के कुछ लोगों को शव उठाकर एम्बुलेंस में डालने को कहते हैं, ताकि लीला को हॉस्पिटल ले जाया जा सके। लेकिन इस बार जब सारे लोग शव को चारपाई के साथ उठाने की कोशिश करते हैं, तो वो चारपाई भी टूट जाती है और लीला की लाश अब बिल्कुल खड़ी हो चुकी थी। सच में दोस्तों बहुत डरावना सीन होता है। गांव वाले दोबारा से घर भाग जाते हैं। पुलिस भी ये चीज देखकर हैरान, लेकिन उनको अपना काम तो करना ही था। तो वो लीला का नंबर सबसे पहले जांच के लिए भेज देते हैं कि लास्ट में लीला की किससे बात हुई थी। अगले सीन में दूसरे गांव से एक बुढ़िया आती है, जो सभी से कहती है कि मुझे उपाय पता है कि कैसे लाश को अंतिम संस्कार के लिए भेजना है। तो वो एक विद्या बताती है, और जैसे जैसे वो बता रही है वैसे वैसे सामान वगैरह बाकी लोग ले आते हैं। लेकिन ये विद्या शुरू हो पाती इससे पहले जहाँ सारे लोग टेंट लगाकर बैठे थे वही टूट जाते हैं। टेंट के नीचे बैठे कई लोग घायल भी हो जाते हैं। साथ ही विद्या का सारा सामान भी खराब हो जाता है। मानो कि लीला सच में कुछ बताना चाह रही हो, और जब तक वो ये बता नहीं देती, कोई कितना भी कुछ क्यों न कर ले, लीला का अंतिम संस्कार नहीं हो पाएगा। उन्हीं लोगों में गोपाल नाम का भी एक आदमी शामिल होता है। वो कहता है कि लीला की ऐसी हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। मैंने हरीश को झूठी बातें बताई थी, जिसे सच मानकर गुस्से में हरीश घर गया और लीला को उसने थप्पड़ मार दिया। जिसके बाद वो बताना शुरू करता है कि उसने क्या क्या किया था। तो दोस्तों कल सुबह क्या हुआ था बताता हूँ। गोपाल जब कहीं जा रहा होता है ना, तो उसको खेत में लीला दिखाई देती है, जो किसी लड़के से बात कर रही थी। देखकर साफ लग रहा होता है कि लीला उस लड़के से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही है। इसलिए गोपाल, वो कुछ लोग रहते हैं ना जिन्हें दूसरों की जिंदगी में आग लगाना अच्छा लगता है, ये गोपाल वैसा ही है। वो झूठ आकर हरीश को कह देता है कि मैंने तुम्हारी बेटी को खेत में एक पराये लड़के के साथ चिपकते हुए देखा। तुम तो गांव के चीफ हो, तुम्हारी बेटी की ऐसी हरकत सामने आएगी तो बड़ी बेइज्जती होगी तुम्हारी, इसलिए मामला हाथ से फिसल जाए उससे पहले संभाल लो। सुनकर हरीश को बड़ा गुस्सा आता है, और इसी गुस्से में वो घर गया था दोस्तों, जब उसने लीला को थप्पड़ मारा था। इसलिए गोपाल अब लीला के पास जाता है और उसके पैर पकड़ते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, माफी के लायक तो नहीं हो, फिर भी अगर हो सके तो माफ कर देना। सभी को लग रहा होता है कि शायद लीला यही बताना चाह रही है, लेकिन अब भी कोई उसे अंतिम संस्कार के लिए नहीं ले जा पाता। इसका मतलब साफ है कि जो बात लीला बताना चाहती है वो अभी तक सामने आई ही नहीं। दूसरी तरफ अर्जुन के दोस्त आपस में बातें कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि हमने देवी का ताज चुराया है ना, तो ये देवी का रूप आ चुका है लीला के अंदर। जब तक हम ताज को मंदिर में वापस नहीं रखते, तब तक मुझे लगता नहीं कि लीला का अंतिम संस्कार हो पाएगा। इसीलिए अर्जुन को छोड़कर बाकी दोस्त फैसला लेते हैं कि जैसे उन्हें मौका मिलेगा वो तुरंत घर के अंदर जाएंगे और वो ताज लेकर सभी की नजरों से बचते हुए मंदिर में डाल देंगे, वरना देवी का प्रकोप हमारे ऊपर ना आ जाए, इनको डर लगता है। इधर पुलिस वालों को पता चलता है कि आखिरी बार लीला की बात किसी अनबू नाम के लड़के से हुई थी, करीब वो भी 35 मिनट तक। पुलिस वालों को अनबू की फोटो, उसका एड्रेस भी मिल जाता है, जो कि बाजू वाले गांव में रहता है। इधर सारे लोग लीला के दोस्त से पूछने लगते हैं कि क्या कोई ऐसी बात लीला ने तुम्हें बताई थी जिसके बारे में हम नहीं जानते। तो वो कहती है लीला का अनबू नाम का एक बॉयफ्रेंड था, ये बात उसने सिवाय मेरे किसी को नहीं बताई थी। तो सारे लोग अब अनबू को ही ढूंढने निकल जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि अनबू ने कुछ ऐसा किया होगा लीला के साथ जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली, वरना सिर्फ पिता की डांट सुनकर कोई आत्महत्या कैसे कर सकता है। अब पुलिस वालों को भी अनबू से मिलना होता है, तो वो गांव वालों को कहता है कि आप लोग यहीं पर रुकिए, अनबू ने क्या किया है क्या नहीं ये पता लगाना हमारा काम है, कानून को हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद पुलिस वाले गांव के 2-3 बंदों को साथ लेकर अनबू के घर के लिए निकल जाते हैं। तो वहीं अनबू का तो खुद ही रो कर बुरा हाल हो जाता है। जब से उसने लीला की मौत की खबर सुनी थी ना, वो तो आखिरी बार लीला को देखना भी चाहता था, लेकिन उसके घर वालों ने उसको जाने से रोक दिया, क्योंकि सभी उसको गलत समझेंगे और उस पर हमला भी कर सकते हैं। लेकिन अनबू की ऐसी तड़प को देखकर उसके पिता उसे लीला से मिलवाने लेकर जाते हैं। ये दोनों घर से निकले होते हैं कि तभी पुलिस वहां पर पहुंच जाती है, जिन्हें पता चल जाता है कि अनबू तो लीला से मिलने गया है। अब यहाँ से हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लीला और अनबू एक साथ होते हैं। लीला अनबू को बहुत ज्यादा पसंद करती है, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार। बस फर्क इतना है कि अनबू नीची कास्ट वाला लड़का है, तो लीला ऊंची कास्ट की है, ऊपर से गांव के चीफ की बेटी भी। यही वजह थी कि उसने अनबू के बारे में अपने घर वालों तक नहीं बताया था। अगर उसके बारे में किसी को पता चलता तो हरीश की बहुत बेइज्जती होती कि निचली कास्ट के लड़के से शादी करवा दी बेटे की, बताओ। इसीलिए लीला चाहती थी कि वो अनबू के साथ इस गांव को छोड़कर दूसरी जगह चले जाए और कभी दोबारा ऐसी जगह न आए जहाँ इंसानों के बीच भेदभाव होता है। लेकिन अनबू इसके लिए तैयार नहीं था, उसको गांव में ही रहना था। यहाँ तक कि बाहर की अच्छी नौकरी छोड़कर वो गांव में छोटी मोटी नौकरी कर रहा था। इस चीज से लीला उससे नाराज हो जाती है। तो अनबू ने उसे साफ कह दिया होता है कि देखो, अगर हमारा रिलेशनशिप बरकरार रखना है तो हमें यहीं पर रहना होगा, मैं गांव छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। यही आखिरी बात थी जो लीला ने अनबू से कही थी। इसके बाद ही लीला इस दुनिया से चल बसी। अब अनबू लीला के शव के पास आता है और रोते हुए कहता है कि तुम दुनिया के जिस कोने में भी जहाँ जाओगी मैं वहाँ जाने को तैयार हूँ, बस मेरे पास वापस आ जाओ एक बार। लेकिन दोस्तों काफी देर हो चुकी थी। अब सबसे आखिर में हरीश की माँ सारे गांव वालों से कहती है कि मैंने हरीश से कहा था कि वो दरवाजा ना खोले, लेकिन वो नहीं माना, उसने दरवाजा खोल दिया, जिस वजह से मेरी बहन की आत्मा ने लीला को पजेस कर लिया, क्योंकि मेरी बहन ने भी उसी कमरे में आत्महत्या की थी। और जिस दिन वो दरवाजा खुला उसी दिन लीला ने भी आत्महत्या कर ली। इसीलिए हरीश की माँ अपनी बहन के कपड़े लीला के ऊपर डाल देती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि अगर तुम इस मासूम बच्चे को परेशान कर रही हो तो इसको छोड़ दो, बेचारी लीला की कोई गलती नहीं है।
पर अफसोस कि अब तो कोई फायदा नहीं होता। अभी भी लीला का शरीर अंतिम संस्कार को तैयार नहीं होता। और जब सारे लोग लीला को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं तो मौके का फायदा उठाकर अर्जुन के दोस्त घुस जाते हैं घर में और वहाँ वो ताज को कपड़े में डालकर भागने लगते हैं ताकि वापस मंदिर में रख सके। लेकिन उनको ताज ले जाते हुए उन्हीं दोस्तों में से किसी एक की पत्नी देख लेती है, जो देखकर वो सब समझ जाती है कि आखिर ये इन लोगों ने मिलकर क्या प्लान बनाया। अब छुपते छुपाते हुए भी ये बात दुनिया के सामने आ ही गई। इधर पुलिस वाले अनबू से कहते हैं कि तुझे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन चलना होगा। आखिरी बार 35 मिनट तक तूने लीला से बात की थी। तो अनबू कहता है कि नहीं, मैं मान ही नहीं सकता कि 35 मिनट तक बात हुई थी। कॉल तो 5 मिनट के अंदर कट हो गया था, तो मैंने फोन ऐसे छोड़ दिया था। लीला हमेशा मेरी बातों को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करती थी। आप उसका रिकॉर्डिंग चेक कीजिए, आपको हमारे बीच क्या बात हुई थी पता चल जाएगा। इसलिए पुलिस वाले लीला के मोबाइल का लॉक खुलवाकर रिकॉर्डिंग चेक करते हैं और उस रिकॉर्डिंग के हिसाब से हमें आगे की कहानी दिखाई जाती है। तो दोस्तों, अब लीला जब अनबू से बात कर रही होती है तो अनबू के नाम आने पर वो फोन को वहीं फेंक देती है, जो तकिए के नीचे चला जाता है। कुछ भी आवाज आने की वजह से अनबू को लगता है कि लीला ने फोन कट कर दिया, तो वो भी फोन रखकर अपने दूसरे कमरे में जाने लग जाता है। लेकिन रिकॉर्डिंग अभी भी चालू थी। तब कमरे में आता है अर्जुन, जो काफी ज्यादा शराब के नशे में धुत था। उसने लीला और अनबू की बातें सुन ली थी, तो वो उससे कहता है कि निचली कास्ट के लड़के से प्यार करने लगी है, हमारे खानदान की इज्जत बर्बाद करेगी क्या? अभी जाकर ब्रेकअप कर उससे, वरना अच्छा नहीं होगा। लीला कहती है, इसी वजह से तो मैं इस गांव में नहीं रहना चाहती। मेरे घर वालों की सोच ही छोटी है, तो दूसरे पर क्या ही भरोसा किया जा सकता है। लेकिन अब बहुत हो गया, मैं दुनिया को बताऊंगी कि मैं अनबू से प्यार करती थी, करती हूँ और करती रहूंगी। और तुम भी कोई दूध के दूल्हे नहीं हो। तुम्हारी भी हरकत मुझे पता है। तुमने भी एक लड़की के साथ धोखा किया था, उसको इतना मजबूर कर दिया कि उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। तुम्हारी पत्नी पर मुझे अफसोस आता है, इसलिए चुप बैठी हूँ, वरना कब का तुम्हारी हरकत दुनिया को बता देती मैं। ये सुनकर अर्जुन को आ जाता है गुस्सा कि मुझसे ज़बान चलाती है, ज्यादा हिम्मत बढ़ गई इसकी। और शराब के नशे में तो वो था ही, इसीलिए वो अपने पैर से बेचारी लीला का गला दबा देता है कि तेरे जैसे कलंक हमारे परिवार में पैदा होने ही नहीं चाहिए थे, तो इससे अच्छा ये है कि तू चली जा। इस तरह बेचारी लीला की जान गई, जिसे उसके खुद के भाई ने मार डाला। यही वो बात थी जो लीला का शव दुनिया को बताना चाह रहा था। और रिकॉर्डिंग की वजह से जब ये बात सभी गांव वालों को पता चलती है तो अर्जुन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सबसे पहले हरीश अपने बेटे को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता है। अर्जुन अपने पिता से कहते हुए जाता भी है कि मेरी जगह आप होते ना तो आप भी ऐसी बेटी को कभी मार देते। सच में दोस्तों, आज भी कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम चलता आ रहा है और आज कितने साल हो चुके हैं आजादी को, लेकिन कुछ लोगों का दिमाग अभी भी इस तरह की वाहियात चीजों में घुमा हुआ है।